तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर सौरभ मिश्रा हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है कि क्या भारत आज अमेरिका व चीन से हर मामले में आगे होता। तो मेरे इस टॉपिक को लाने के पीछे का उद्देश्य आज हम अपने अंतर मन को जगाना है कि आज जो हम मॉडर्नाइजेशन को मानते हुए हम जो पाश्चात्य संस्कृति को, जो वेस्टर्नाइजेशन को अपने यहां एडॉप्ट कर रहे हैं, आज हम सूट सलवार पहनने वाले को पिछड़ा मानते हैं और जींस टॉप और इस टाइप के लोगों को हम बहुत आधुनिक मानते हैं। फटी हुई जींस पहनने को हम आधुनिक मानते हैं, जबकि धोती पहनने वाले को हम पिछड़ा मानते हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि यही हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। अगर हम इन चीजों को पिछड़ा नहीं मानेंगे तो हम खुद पिछड़े हो जाएंगे। हम इस समाज की दौड़ में आगे आने के लिए, खुद को ज्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए, खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा दिखाने के लिए हमें इन चीजों को अपनाना पड़ रहा है, न चाहते हुए भी। आज कोई लड़की है या कोई लड़का है, वो नॉर्मल है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसने अपनी हेयर स्टाइल को कुछ इस तरीके से बना लिया है, बाल को कुछ ब्राउनिश कर लिया है, कुछ अजीब तरीके का कर लिया। जितना अजीब दिखेगा वो उतना मॉडर्न कहलाएगा। जबकि जो चुन्नी रखता है, जो धोती कुर्ता पहनता है, जो टीका लगाता है, वो पिछड़ा कहलाएगा। आज मैं इसी मनोभाव को दूर करने के लिए आया हूं। आपकी ये जो मनोभावना है ना, मैं उसे दूर करने के लिए आया हूं कि ये जो चुन्नी रखने वाले, ये जो तिलक लगाने वाले, ये जो जनेऊ धोती कुर्ता पहनने वाले हैं ना, उन्होंने ही हमारी संस्कृति को बचा के रखा है। और वो क्या कर सकते हैं, और अगर आपने उनकी सभ्यता को अपनाया तो आप क्या हो सकते हैं, मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूं। और मेरे उसी टॉपिक का नाम है कि क्या भारत आज अमेरिका व चीन से हर मामले में आगे होता। लेकिन आज नहीं है, तो उस चीज को मैं समझाने के लिए आया हूं। देखिए, हमको बचपन से ही यह सिखाया गया है, इवन हमारी कई पीढ़ियों ने यह सीखा है कि जो इंग्लिश बोलना होता है ना, वो मॉडर्न तरीका होता है। तो हमारे जो पहले के जो ब्रिटिशर्स आए, मैकाले, उन्होंने जो शिक्षा पद्धति दे दी, जो एजुकेशन सिस्टम दे दिया, हम उसी के इर्द गिर्द घूमते चले आ रहे हैं। जबकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो यूरोपियंस हैं, जो अमेरिकन्स हैं, वो जब बाहर से हमारे यहां आए ना, तो उन्होंने देखा कि हम कितने रिच थे। किस मामले में? अर्थव्यवस्था के मामले में, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के मामले में, उनसे स्किल डेवलपमेंट के मामले में, उनसे लैंग्वेज के मामले में, उनसे हर एक सेक्टर में हम उनसे आगे थे। क्योंकि अगर हम उनसे आगे नहीं होते तो वो हमारे यहां नहीं आते, हमें उनके यहां जाना पड़ता। जैसे आज अमेरिका आगे है, यूरोप आगे है, तो हमारे लोग वहां जाते हैं ना अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। वैसे ही उस समय के लोग हमारे यहां आते थे और उन्होंने हमारे यहां आके दीमक की तरह हमें खोखला कर दिया। और आज हमें मतलब एक हीन भावना आती है अपनी ही भाषा को बोलने में। आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। अगर आज नोबेल प्राइज जब अमेरिका से या यूरोपियन से या किसी वेस्टर्न कंट्री को जब मिल जाता है, तो हम उसे अडॉप्ट करते हैं कि हां, ये चीजें बहुत बेटर हैं। कैमरे का आविष्कार अमेरिका, हवाई जहाज का आविष्कार अमेरिका, बाकी और भी कई जो आपके जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न या कोई ना कोई यूरोपीय देश ने या किसी मॉडर्न अपने वेस्टर्न कंट्रीज ने किए हैं। और हमने उन्हें अडॉप्ट किया है और माना है कि क्या यार, क्या बात है, वहां के लोग तो गजब तेज होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमसे ही सीखा है और हमें सीखने नहीं दिया। जब वो हमारे यहां आए थे तो उन्होंने हमारी जो गीता, हमारे जो उपनिषद, हमारे जो वेद हैं, उन पर रिसर्च की, उन्हें पढ़ा। और आप जान के हैरान होंगे कि उन्होंने अपने यहां ले जाके उन्हें अपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आपके घर जो चीजें, मान के चलिए आपके घर ये मार्कर बिना किसी मतलब का फेंका पड़ा है, हो सकता है इस मार्कर की कीमत किसी दूसरे घर में करोड़ों रुपए हो,
उस दिन आपको पता चलेगा। लेकिन आपको यह पता ना चले कि आपके इस मार्कर की कीमत क्या है, उस घर में भी जाके 1 करोड़ में बिका है, ये ना पता चले, इसलिए उन्होंने आपकी शिक्षा पद्धति को ही चेंज कर दिया कि आप इस मार्कर को हीन समझते थे, हीन ही समझिए। आज आप संस्कृत पढ़ने वाले को एक नीचे दर्जे से देखते हैं, एक इंग्लिश पढ़ने वाले को या इंग्लिश बोलने वाले को आप एक हायर दर्जे से देखते हैं। ये जो मनोभावना है ना, इसे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इंग्लिश नहीं सीखी थी, अंग्रेजों ने हमारे यहां आके हमारी भाषा सीखी और हमारे वेद पुराण को लेके गए और वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट किया। आइए जानते हैं कैसे। कुछ उदाहरण दूंगा क्योंकि बिना एग्जाम्पल आप समझ नहीं सकते हैं। तो आप ये बताइए, आपने साइंस पढ़ी होगी, कुछ हमारे साइंस के छात्र होंगे, उन्होंने क्या पढ़ा होगा? साइकोलॉजी पढ़ी होगी। साइकोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है, एक वर्ड आता है जिसका नाम है हाइपोथेसिस। आपने पढ़ा होगा हाइपोथेसिस। क्या होती है हाइपोथेसिस? किसी भी साइकोलॉजी पढ़ने वाले से जब आप पूछेंगे, किसी भी साइंस का या किसी भी रिसर्च करने वाले से आप पूछेंगे, तो वो ये बोलता है कि पहले हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। जब एक हाइपोथेसिस डेवलप हो जाती है ना कि हां ये चीज हो सकती है, तो हम अपनी रिसर्च को उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली चलाते हैं। धीरे धीरे उस रिसर्च को डेवलप करते हैं उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, और जब वो हाइपोथेसिस हमारी अचीव हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि हां हमारी जो रिसर्च कंडक्ट हमने की थी वो सक्सेसफुल है। तो आज हम इसी को बताते हैं। देखिए, कुछ हाइपोथेसिस है कि क्या आदमी उड़ सकता था पहले के जमाने में। आज से अगर 20 साल पहले मैं ये बोलूं कि चिट्ठी नहीं थी, आप सीधे वीडियो कॉल पे बात करिए ना, आप अमेरिका में बैठे हुए लोगों को अपने यहां देख सकते हैं, तो आप कहते पागल हो गए हो क्या? ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन आज है कि नहीं है? तो वहां के लोगों ने पहले हाइपोथेसिस डेवलप की कि क्या ऐसा हो सकता था, फिर उस पर रिसर्च करनी शुरू की, और आज हम उसे अपने सामने देख रहे हैं, उस इन्वेंशन को। मोबाइल और 4G 5G डाटा के रूप में जो भी हम नेटवर्क देखते हैं, जिससे हम वीडियो कॉल कर ले रहे हैं। पहले आप ये सोच के हैरान होंगे, पहले के लोग सोचते होंगे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि शादी कहीं और हो रही हो और लाइव रिकॉर्डिंग हमारे घर पे चल रही हो, ससुराल में हो रही हो, मायके में देख रहे हो लोग। ये चीजें थी। तो ये हाइपोथेसिस, पहले आप किसी भी चीज को पकड़ते हैं कि क्या ये हो सकता है, फ्रेमिंग कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग चारों तरफ अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं और आप उस हाइपोथेसिस तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस थी, हमने हाइपोथेसिस ही नहीं, हमने पूरी रिसर्च करके रखी हुई थी अपने वेद, उपनिषद, पुराण और जो भी काव्य थे खंड या गद्य में या पद्य में। लेकिन हमने इन्हें ही नहीं पढ़ा, हमने इंग्लिश की तरफ अपने जो डेवलपमेंट को था मोड़ लिया, और आज इन्होंने इसे ही पढ़ के आज हमसे बहुत आगे हैं। आज आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा, आई होप सुना होगा। इजराइल और जब फिलिस्तीन का झगड़ा होता है तो आयरन डोम बहुत चर्चा में आता है। छोड़िए, आपने S-800 का नाम सुना होगा जो रशिया से भारत ने खरीदा है। थार का नाम सुना होगा जो अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम है। क्या करता है ये आयरन डोम S-800? और ये वो ऊपर से आते हैं, कोई भी मिसाइल अगर हमारे देश पे पाकिस्तान ने अगर भेजी तो वो हमारे धरती पे गिर के हमको नुकसान पहुंचाएगी। तो हमने एक एंटी मिसाइल सिस्टम डेवलप किया हुआ है S-800 और आयरन डोम के नाम से। ये क्या करता है? राडार सिस्टम से उस मिसाइल को हवा में ही जाके मार देता है। ठीक है, जो अभी आकाश और नागवाक के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम सर ने की थी। हमें S-800 जो मॉडर्न चीजें हैं, थर्ड और उसके बाद आयरन डोम, ये वर्ल्ड ने बेस्ट चीजें दी थी, लेकिन हमने इसे हजारों साल पहले ही डेवलप कर लिया था। उन्होंने हाइपोथेसिस डेवलप की कि क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है जो हवा में ही मार के गिरा दे। लेकिन हमारे जो रामायण महाभारत में जो युद्ध हुआ करते थे वो ऐसे ही होते थे, एक तीर इधर से आता था और एक तीर इधर से आता था, वो एक दूसरे से टकराते थे और एक खत्म हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? मैं गलत कर रहा हूं तो बोलिए। तो ये हाइपोथेसिस थी कि कोई एक ऐसी चीज हो जो ऊपर मार के गिरा दे। हमने बस इसे रामायण महाभारत और काव्यों में पढ़ लिया
उन लोगों ने हमारे इसी वेद पुराणों को ले जाके अपनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया और उन्होंने इस पे डेवलपमेंट पाई, अचीवमेंट पाया, और आज हम उनसे S800 हो या थार्ड हो या आयरन डोम हो खरीद रहे हैं, जबकि हम इस हाइपोथेसिस को खुद पकड़ के खुद से बना सकते थे। आज आप क्लोनिंग सुनते होंगे। क्लोनिंग आज वेस्टर्न वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन क्लोनिंग हमारे यहां बहुत पहले से होती थी, रक्त बीज राक्षस के नाम से, या बहुत सी ऐसी चीजें थी जो रक्त गिरा, उसी रक्त से नया एक राक्षस जन्म लेता था। यह एक हाइपोथेसिस थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी का एक कोई अंग से नया आदमी बनाया जा सके, लेकिन हमने उसे छोड़ दिया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, संजीवनी बूटी ले लीजिए या फिर हनुमान जी का ओना ले लीजिए, या कोई भी चीजें हैं, आज भी हमारे पास बहुत कैपेबिलिटी है अगर हम वापस से अपने वेद पुराण और उपनिषद को पढ़ें। अगर हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने से फुर्सत मिल गई हो तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ये पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना, मां उसे सिखाती है बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मां उसे कभी ये नहीं सिखाती कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा याद कर लो या गायत्री मंत्र याद कर लो। क्योंकि आजकल जो मॉडर्न स्कूल हो गए हैं, जो बहुत से इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो गए हैं, हम अपने बच्चों को वहां भेजना चाहते हैं। बिल्कुल सबकी मानसिकता होती है, गलत भी नहीं है, लेकिन ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमें ही तो शिक्षा पद्धति को चेंज करना है। क्यों नहीं हम उसमें संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देते हैं, जैसे इंग्लिश यूकेजी से लेके 12th तक होती है। हम संस्कृत को भी एज ए सब्जेक्ट डालें और उसमें भी उतने अच्छे टीचर रखें जितने अच्छे टीचर हम इंग्लिश के खोज के लाते हैं, ताकि बच्चा पहले संस्कृत को तो पढ़े। आज इंग्लिश बोलने वाले ब्रिटिश इंग्लिश, यूएसए इंग्लिश और फलाना ढिमकाना इंग्लिश है। आप एक इंग्लिश बोलने वाले आदमी को अमेरिका में सुनेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका जो फ्लुएंट है इंग्लिश बोलने का वो अलग होगा, कहीं का अलग होगा, हमारा अलग होता है। लेकिन संस्कृत बोलने वाला अगर एक पुजारी है तो उसको जम्मू कश्मीर में सुन लीजिए, केरल में सुन लीजिए, महाराष्ट्र में सुन लीजिए, या इवन अमेरिका, कनाडा, यूरोप में सुन लीजिए, वो एक जैसा ही मंत्र बोलता आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी ब्रॉड वोकैबुलरी है ना हमारी कि हम कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकते, लेकिन हमने इन चीजों को छोड़ रखा है। आज आयुर्वेद में हम आगे आ सकते हैं अगर हम इन्हें ही पढ़ें। आप बताइए, क्या आदमी गायब हो सकता है? मैं आपको पूछता हूं, क्या आदमी गायब हो सकता है? आप कहेंगे क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं, आदमी गायब हो जाए तो क्रांति आ जाए। लेकिन मैं आपसे लिख के दे देता हूं कि आज से 25, 50, 100 साल बाद ये भी किसी ना किसी वेस्टर्न देश ने इन्वेंशन कर लेंगे कि आदमी गायब भी हो सकता है। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि हमारे जो भगवान नारद थे, हमारे जो देवता थे, हमारे जो बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जो गायब होने की प्रवृत्ति जानते थे, जो एक जगह से गायब होते थे दूसरी जगह प्रस्तुत हो जाते थे। देवराहा बाबा हैं, आज आप उनसे बनारस में मिलेंगे और इसी क्षण वो ऋषिकेश में भी आपसे मिल सकते हैं। एक जगह है और दूसरे जगह भी मिल लेंगे विद इन अ सेकेंड। ये क्या है? ये हवा से तेज गति चलते हैं और गायब होने की क्षमता है उनके अंदर। लेकिन हम इसे केवल कहानियों, किस्सों और पुराणों में पढ़ते रह जाएंगे। ये एक हाइपोथेसिस मैंने आपको दे दी कि क्या आदमी गायब हो सकता है, हम बस सुन के उस पर चकित हो जाते हैं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड इसी हाइपोथेसिस को लेकर के रिसर्च करेगा, और रिसर्च कहां से होगी? इन्हीं वेद, उपनिषद, पुराणों में से। क्यों? क्योंकि उन्हीं कथाओं में, जो हमारी एंसेस्टर्स ने जो कथाएं लिखी हुई हैं, उसी में इसका भी उल्लेख है कि ये कैसे गायब होने की टेक्निक आ सकती है। कोई ना कोई पक्का, कोई ना कोई ऐसी जड़ी होगी, ऐसा कोई पेड़ होगा, ऐसा कोई पत्ती होगी जिसके लेप को अगर आप अपने शरीर पे लगा लेंगे। आप गायब कैसे होते हैं? आप गायब कैसे होते हैं? जब भी मिरर हमें इनविजिबल ही तो होता है, मतलब अगर लाइट आर पार चली गई और वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं आई तो वो चीज हमें नहीं दिखेगी। यही तो हाइपोथेसिस है और यही साइंस है। तो अगर मैं किसी ऐसे लेप को लगा दूं जिससे लाइट ऑब्जॉर्ब हो जाए, उसी में आर पार ना हो कोई बात नहीं, ऑब्जॉर्ब हो जाए, तो आज राडार को छलने वाला चीज आया हुआ है ना, जो विमान आते हैं, हम राडार से रेडिएशंस भेजते हैं और वो वापस लड़के आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी सीमा में कोई वायुयान घुसा है किसी दुश्मन देश का, हम तैनात हो जाते हैं।
लेकिन अमेरिका ने क्या डेवलप किया है, वो जैसे ही आएगा हमने मारा और उसने उसे ऑब्जर्व कर लिया, अब वो वापस नहीं आएगा तो फिर पता ही नहीं चलता कि कोई विमान हमारे देश में घुसा हुआ है। तो अगर ऐसा भी कोई टेक्निक आ जाता है जिससे वो लाइट सोख ले, हमारा वो जो लेप है वापस ही ना जाने दे, तो हम नहीं दिखेंगे। लेकिन हमें ये शिक्षा पद्धति नहीं दी जाएगी। ये जब कोई अमेरिका या कोई यूरोप की कंट्री इन्हीं चीजों को पढ़ के, हमारे इन्हीं रिसर्च थीसिस को पढ़ के, ये भी अपने आप में पूरी एक पीएचडी की थीसिस है। अगर आप इनमें बच्चों को यही पढ़ाना शुरू कर देंगे ना, तो बच्चे एक से एक इन्वेंशन करने लग जाएंगे। लेकिन आज हमने इन्हें एक ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया है। हम इसे पढ़ने वाले को एक नीची दृष्टि से देखते हैं। तो वो जब करके ले आएंगे ना, वो लेप लगा करके उन्होंने जब गायब कर लिया, उस पर नोबेल मिल जाएगा, उन्हें कई अवार्ड्स मिल जाएंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ ये उनकी रिसर्च है। जो हमने गैलीलियो को हम मानते हैं, वरामीर को नहीं मानते हैं। हम बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े डॉक्टर्स को अमेरिका के मानते हैं, चरक को नहीं मानते, हम सुश्रुत को नहीं मानते हैं। हम उन्हें नहीं पढ़ना चाहते हैं ना। बहुत से, मैं आपको बता दूं कि इवन 70-80% लोग, आज सुश्रुत के बारे में पूछूंगा तो आपको नहीं पता होगा, आज चरक के बारे में, आज मैं पतंजलि के बारे में पूछूंगा तो आपको नहीं पता होगा। भला हो रामदेव का, जिन्होंने पतंजलि को इतना मार्केटिंग करके इतना आगे ले आए कि आज लोग कोल्ड ड्रिंक की जगह पे फ्रूट जूस पीना पसंद करते हैं। उन्होंने उस कोल्ड ड्रिंक को इतना टॉयलेट क्लीनर बोल करके नीचे गिरा दिया कि आज हम अपनी सभ्यता अपने फ्रूट जूस को पहचानने लग गए हैं। आपने कभी यह सोचा है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले होते हैं, ये उसकी कोई क्वालिटी क्यों नहीं बताते? कभी सलमान खान उड़ के आ रहा है, कभी अक्षय कुमार बोलता है कि खतरों से जीतना है तो मुझे पीना है कोल्ड ड्रिंक, या कोई ऐसी चीजें नहीं, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक में कोई क्वालिटी है ही नहीं। लेकिन हमें यह सिखाया गया कि कोल्ड ड्रिंक पीते हुए फोटो अगर डालेंगे तो हम मॉडर्न कहलाएंगे। ये मानसिकता को चेंज करिए, हिंदी को प्रमोट करिए, संस्कृत को प्रमोट करिए, जो हमारी मातृभाषा है उसे प्रमोट करिए, अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करिए। चाइना आज मंडारिन विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्यों? क्योंकि चाइना ने उसे ही प्रमोट किया। और आज अगर किसी अमेरिकन को, किसी ब्रिटिशर्स को कोई सामान लेने या कोई इंडस्ट्रीज डालने चाइना जाना पड़ता है, तो पहले उन्हें मंडारिन सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां के लेबर इंग्लिश नहीं बोलेंगे, वहां के लेबर मंडारिन और चाइनीज ही बोलेंगे। और आपकी मजबूरी है कि आप उसे सीखेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है? हमारा रिक्शा वाला भी अंग्रेजों से इंग्लिश में बात करना चाहेगा, ना कि हिंदी में। आप हिंदी बोलिए ना, उनकी मजबूरी होगी अगर रिक्शे पे घूमना, तो वो हिंदी सीख के आएंगे। और जब वो हिंदी सीखेंगे तो हिंदी के बारे में जानेंगे। आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हम अपने देश को एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र मानते हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना कि हम इतने ज्यादा अमीर थे। हमने, आप सऊदी अरब को देख लीजिए, जो अरब के देश हैं, उनके पास आज तेल खत्म हो जाएगा, उनका खेल खत्म हो जाएगा। वो पहले ऐसे थे कि वो बहुत पिछड़े थे, क्योंकि तेल जो उनके धरती में से कचरा निकलता था उन्हें पता ही नहीं था। आज ना मोटरसाइकिल और बाइक आ गई है तो वो अमीर हो गए हैं। कल को सौर ऊर्जा पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। ब्रिटिशर्स, यूएसए वाले लोग जो भी थे, ये केवल दूसरे देशों को लूट के आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन हमने कभी कहीं लूट मार की, कहीं आपने इतिहास में पढ़ा या किसी भी देश के इतिहास में पढ़ा कि भारत का कोई राजा आया था उस देश को लूटने के लिए? क्यों? क्योंकि हम पहले से समृद्ध थे। हमारे देशों में, हमारे मंदिरों में आज भी इतना सोना भरा हुआ है कि हम कई देशों की जीडीपी चला सकते हैं। लेकिन हमें लूटा गया, हमें इतना ज्यादा लूटा गया, लेकिन फिर भी आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन के खड़े हैं, सबसे बड़ी। और इवन हमने उसे पछाड़ा है जो हमें कई सौ सालों तक लूटा। ब्रिटेन की बात कर रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आज हम जनसंख्या को अभिशाप मान रहे हैं कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक अभिशाप है। लेकिन आपको लगता है कि अभिशाप है? आज रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक जनसंख्या भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि रशिया की जनसंख्या बहुत तेजी से श्रिंक हो रही है और वो अपने नागरिकों को इंसेंटिव देकर जनसंख्या बढ़वाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधन है लेकिन लोग चलाने वाले नहीं है। वो यूक्रेन के कुछ नागरिकों को अपना बना करके अपनी जनसंख्या को इंक्रीज करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं जब जनसंख्या को ले आऊंगा तो उनका स्किल डेवलपमेंट कर दूंगा, वो हमारे लिए असेट होंगे, ना कि लायबिलिटीज होंगे। वो हमारे लिए एक मतलब फायदे का सौदा होंगे, घाटे का सौदा नहीं होंगे। लेकिन हम अपनी जनसंख्या को कम करना चाहते हैं। आज पूरे विश्व में
अगर कोई डिसीजन होता है तो वो भारत उस परिप्रेक्ष्य में क्या सोचता है, भारत का क्या मत है, पहले यह भी जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े कंज्यूमर हैं ना, कोई भी देश है वो कोई भी चीज बनाता है तो हमारे इंडिया में बहुत तेजी से खपत होती है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, सबसे ज्यादा घिसा जाता है तो हमारे भारत में, क्योंकि हम कंज्यूमर बहुत बड़े हैं। इसलिए वो ये सोचते हैं कि ये देश या ये घर जिसमें इतनी जनसंख्या है, ये हमारी दुकान से विमुख नहीं होना चाहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे यहां है, हमारे यहां 135-40 करोड़ लोग हो गए हैं हम, हमारी आर्मी सबसे बड़ी है, हमारा कोस्टल रीजन सबसे बड़ा है, हम पूरे विश्व के सबसे एक किनारे पे हमारा कॉर्नर प्लॉट है। जिसका घर कॉर्नर प्लॉट पे होता है उसको अहमियत समझ में आती है कि चलिए दो तरफ से तो हम सांस ले सकते हैं, हम चारों तरफ से सांस ले सकते हैं। हमारे तीन तरफ हिंद महासागर और अरेबियन सी, और तीन तरफ से हमारी तरफ पानी है, और ऊपर हमारा सरताज है हिमालय। हम चारों तरफ से सिक्योर हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारे भारत में ना हो। सबसे ज्यादा गर्मी अगर आपको देखनी है तो आप चले आइए नीचे साउथ में, अगर आपको सबसे ज्यादा ठंडी देखनी है, अगर स्विट्जरलैंड का मजा लेना है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख चले जाइए, अगर आपको सहारा डिजर्ट देखना है तो हमारे कच्छ के रण में चले आइए, अगर आपको पामीर का पठार देखना है तो दक्कन का प्लेटू देख लीजिए, अगर आपको नील नदी, अगर आपको अमेजन नदी जैसा पानी देखना है तो हमारी गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी को देख लीजिए, अगर आपको गोरे लोग देखने हैं तो देख लीजिए, अगर आपको सांवले लोग देखने हैं तो देख लीजिए, अगर आपको भूरे लोग देखने हैं तो देख लीजिए। दुनिया का पूरा एक छोटा सा कंट्री नहीं, वो पूरा एक वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी हम अपने अंदर की चीजों को नहीं पहचानते, हम बस रोना रोते हैं। अगर हम चाहें तो अपने स्किल डेवलपमेंट को इतना आगे बढ़ा सकते हैं कि चाइना ने जैसे किया वैसे हम भी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो चाइना की हिस्ट्री पढ़िएगा, माओ जेडोंग ने कैसे उसे इतना आगे डेवलप किया, उनकी थ्योरी क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी। उन्होंने कभी भी अपने लोगों को आलसी या कामचोर बनाने के पीछे नहीं, बल्कि फोर्सफुली उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए जागृत किया। अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा एक अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।